हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शुभम और आज हम यूनिट फर्स्ट चैप्टर सेकंड बीएससी पार्ट सेकंड सेमेस्टर फोर्थ का एक फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका हम चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ेंगे, श्रोडिंगर समीकरण, है ना। तो श्रोडिंगर समीकरण की ज़रूरत क्यों पड़ी? किसी भी पार्टिकल, अगर कोई पार्टिकल मूवेबल है, मूव कर रहा है, तो उससे उससे अटैच्ड एक फंक्शन है साई एक्स वाई जेड कोमा टी के लिए हम एक इक्वेशन डिफाइन करने जा रहे हैं। और श्रोडिंगर इक्वेशन जो बना रहे हैं ना, एक तरह से पोस्टुलेट्स भी है, ठीक है। तो वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए, उसकी कुछ क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो अपन पहले डिस्कस करेंगे। वेव फंक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कि वो होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? वो लीनियर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? लीनियर क्यों होना चाहिए? ताकि हम उसका सुपरपोज करके हम जो इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, जो जो हमारी प्रॉब्लम्स है, उनको हम आसानी से सॉल्व कर सकें। और दूसरा क्या होना चाहिए कि उस वेव फंक्शन में जो कंपोनेंट है, जो वेव फंक्शन के जो साथ में जो मल्टीप्लाई में आते हैं कांस्टेंट, वो कांस्टेंट क्या होना चाहिए? एच या फिर एच डैश, एम या क्यू होने चाहिए। पी पी नहीं होना चाहिए उसके कांस्टेंट में, और ई नहीं होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? एच, एच डैश, एम, क्यू। पी और ई ये नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए उसके मल्टीपल में? एच, एच कट या एम और क्यू होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या माना? एक वेव इक्वेशन मानी। देखो, वेव इक्वेशन है, उसको सॉल्व करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसी से ही हम निकालेंगे क्या? श्रोडिंगर की इक्वेशन। तो वेव इक्वेशन क्या होती है? डेल टू साई एक्स कोमा टी अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू गामा डी टू साई एक्स कोमा टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एक टाइम का डबल डेरिवेटिव है, एक पोजीशन का डबल डेरिवेटिव है, ठीक है। और बीच में लगा दिया गामा। अब हम क्या कर रहे हैं? गामा को डिफाइन कर रहे हैं कि गामा कैसा होना चाहिए। गामा को डिफाइन करने के लिए गामा बराबर डब्ल्यू स्क्वायर यानी ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। के क्या है? प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट है। के क्या है? प्रोपोगेशन कांस्टेंट, संचरण नियतांक, ठीक है। ओमेगा बराबर, देखो, एच कट से ऊपर मल्टीप्लाई किया, एच कट स्क्वायर से नीचे मल्टीप्लाई किया, एच कट स्क्वायर ओमेगा का होल स्क्वायर, एच कट के कोमा होल स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे अपन? एनर्जी। इसको क्या लिखेंगे अपन? मोमेंटम। अब देखो, एनर्जी और मोमेंटम की फॉर्म में आ गया ना, तो क्या होगा? ये गामा इज डिपेंड ऑन मोमेंटम एंड एनर्जी, देन दिस इक्वेशन कैन नॉट बी यूज एस। ये इक्वेशन हम यूज़ नहीं कर सकते, यानी दोनों तरफ डबल डेरिवेटिव हम यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हैं? तो श्रोडिंगर आया था, श्रोडिंगर ने बताया था कि आप क्या करो, टाइम का एक डेरिवेटिव कम कर लो, ठीक है। तो मैंने क्या किया? टाइम का एक डेरिवेटिव कर दिया। श्रोडिंगर का योगदान इतना सा ही था कि उसने क्या किया? टाइम का एक डेरिवेटिव कम कर दिया। तो हम पहले इक्वेशन निकालेंगे, वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैंने देखो टाइम का एक डेरिवेटिव कम कर दिया, गामा डेल टू साई एक्स कोमा टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे गामा कैसा है? गामा को डिफाइन किया यहाँ पे, गामा बराबर आयोटा ओमेगा अपॉन के स्क्वायर, क्योंकि देखो साई क्या है? एक तरह का फंक्शन है, उसको अगर अपन सॉल्व करेंगे ना साई को, तो एक बार सिंगल डेरिवेटिव करेंगे तो आयोटा ओमेगा बचेगा, लेकिन अगर डबल डेरिवेटिव करेंगे तो आयोटा ओमेगा का होल स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होगा? +1। इसलिए यहाँ पे क्या है? ओमेगा स्क्वायर के स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा? आयोटा ओमेगा अपॉन के स्क्वायर, ठीक बात। क्योंकि देखो यहाँ पे टाइम के साथ डेरिवेटिव हो रहा है, यहाँ पोजीशन के साथ डेरिवेटिव हो रहा है, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या किया? एच कट से ऊपर मल्टीप्लाई किया, एच कट से नीचे मल्टीप्लाई किया, एच कट स्क्वायर ये रहा, और नीचे क्या? एच कट स्क्वायर। तो देखो ऊपर क्या बना? आयोटा एच, एच ओमेगा यानी आयोटा एच ई अपॉन नीचे क्या बन गया? पी स्क्वायर। अब देखो उसको चेंज कर सकते हैं हम क्या लिख सकते हैं? ई बराबर कितना होता है? पी अपॉन टू एम। ई बराबर पी अपॉन टू एम, ई बराबर पी अपॉन टू एम लिख दिया, और पी से पी कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू आ गई। सिंपल सी है ना। इसको अपन क्या कर सकते हैं? चेंज कर लिया ना, बस सिंपल। अब और देख लो, और क्या चेंज किया? आयोटा एच आ गया, टू एम आ गया, टू एम आ गया ना यहाँ पे। तो देखो इस इस डब्ल्यू अपॉन इस गामा में ई और पी नहीं है, ई और पी दोनों को चेंज कर दिया, तो गामा इज डिपेंड ऑन एच कट एंड एम, दिस देन इट इज़ वैलिड। तो ये इक्वेशन कैसे होगी? वैलिड होगी। मैंने गामा की वैल्यू वापस यहाँ रख दी, आयोटा एच अपॉन टू एम डेल टू साई एक्स को मट्टी डेल एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन आ गई। अब क्या किया मैंने? हमारी जो इक्वेशन थी, इस टू एम को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी टू एम को यहाँ रखा, और यानी ऐसे मान सकते हो अपन आयोटा एच कट से आगे पीछे मल्टीप्लाई, आयोटा एच कट से मल्टीप्लाई,
मैंने आयोटा एच कट से मल्टीप्लाई किया, आयोटा एच कट यहाँ मल्टीप्लाई किया, आयोटा एच कट यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो आयोटा आयोटा -1 और एच कट क्या हो गया, एच कट का स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई एक्स कोमा टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये इक्वेशन जो है ये फ्री पार्टिकल की इक्वेशन है। फ्री पार्टिकल का मतलब क्या होता है, जिसका पोटेंशियल क्या होगा, ज़ीरो होगा, है ना। फ्री पार्टिकल का पोटेंशियल क्या होता है, ज़ीरो। तो देखो हमने क्या माना, तो फ्री पार्टिकल का वेव फंक्शन मान लिया मैंने। वेव फंक्शन क्या है, फ्री पार्टिकल का वेव फंक्शन ये देखो, फ्री पार्टिकल का वेव फंक्शन साई एक्स कोमा टी ए की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। इस इक्वेशन में वेरीफाइड करेंगे इसको। तो देखो यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव है, तो एक बार डेरिवेटिव किया मैंने, तो करा इसका डेरिवेटिव आयोटा एच कट से मल्टीप्लाई, यानी एल एच एस सॉल्व कर रहे हैं सबसे पहले अपन, है ना। एल एच एस की क्या वैल्यू आ रही, आर एच एस की क्या वैल्यू आ रही, दोनों वैल्यू इसमें इक्वेशन में ला के रख देंगे, इक्वेशन नंबर ए में। फिर देखते हैं क्या इक्वेशन बनती है। तो देखो एक बार डेरिवेटिव किया तो क्या आ गया, आयोटा एच कट, इसका डेरिवेटिव किया तो आयोटा ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में कर रहा है ना, तो आयोटा ओमेगा बाहर आ गया और ई की पावर आयोटा एक्स का ई की पावर आयोटा एक्स, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे अपन, वापस से वही साई एक्स कोमा टी, इसको क्या लिखेंगे, आयोटा आयोटा -1 और माइनस कितना हो गया, +1, तो एच कट ओमेगा साई एक्स कोमा टी, ठीक है। अब देखो एच कट ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, ई साई एक्स कोमा टी। अब हम क्या करेंगे, अब हम आर एच एस को सॉल्व करेंगे। तो आर एच एस को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये देखो, ये हमारा आर एच एस माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई एक्स कोमा टी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी 2 बार डेरिवेटिव करना है। तो ये कौन सा है हमारा, आर एच एस, ठीक है। तो देखो एक बार डेरिवेटिव किया तो ये इक्वेशन है, 2 बार डेरिवेटिव किया तो ये इक्वेशन आई। कुल मिला के साई बराबर क्या था हमारा, ए ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसका एक बार डेरिवेटिव करना है, फिर 2 बार डेरिवेटिव, उस जो इक्वेशन है उसका एक बार और डेरिवेटिव करना है, फिर इसको सॉल्व करना। तो इसको क्या लिख सकते हैं वापस से अपन, इसको और इसे क्या लिख सकते हैं, साई एक्स को मटी। अब देखो ये इक्वेशन नंबर कितने आ गई, 2, वो इक्वेशन नंबर कितने आ गई, 1। दोनों इक्वेशन को किस में लिख सकते हैं अपन, वापस से उस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस में लिख सकते हो। देखो ये देखो, ये मैंने इक्वेशन नंबर, इसको मैंने एच कट स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ना, एच कट स्क्वायर अपॉन 2m से मल्टीप्लाई किया, इधर भी एच कट स्क्वायर अपॉन 2m से मल्टीप्लाई किया। तो देखो एच कट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, पी स्क्वायर है। ये देखो पी बराबर क्या होता है, एच कट के, तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो, एच कट स्क्वायर के स्क्वायर, तो मैंने पी स्क्वायर हाई एक्स को मल्टी लिख दिया। तो देखो दोनों इक्वेशन को मैंने बराबर में लिख दिया। नाउ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को बराबर लिख दिया, तो क्या आ गया, ई साई एक्स कोमा टी पी स्क्वायर अपॉन 2m साई एक्स कोमा टी। तो एनर्जी कितनी आ गई हमारी, पी स्क्वायर अपॉन 2m। यह एनर्जी मोमेंटम रिलेशन, देखो एनर्जी मोमेंटम रिलेशन, ठीक है। ये एनर्जी मोमेंटम रिलेशन किसका है, फ्री पार्टिकल का। किस में है ये फ्री पार्टिकल का एनर्जी मोमेंटम रिलेशन, क्लासिकल थ्योरी में। जबकि क्वांटम मैकेनिक के लिए क्या होता है, ई एक ऑपरेटर के फॉर्म में करता है, मैंने आयोटा एच का डेल वाई बाय डेल टी, ई बराबर ये होता है। मेन ये था हमारा एनर्जी निकालना क्वांटम में, और पोजीशन मोमेंटम निकालना। मोमेंटम बराबर क्या होता है, माइनस आयोटा एच का डेल वाई बाय डेल एक्स, और एनर्जी कितनी होती है, आयोटा एच का डेल वाई बाय डेल टी। ओके, ये था इसमें मोमेंटम और एनर्जी के ऑपरेटर्स कैलकुलेट करना। जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना, फॉर्मुलिज्म ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इन ऑपरेटर, उसमें ये 2 ऑपरेटर डायरेक्ट यूज लेने हैं अपन को, है ना। तो यहाँ इस इक्वेशन से निकले ये 2 ऑपरेटर, ठीक है। अब हम ये जो इक्वेशन देखिए फ्री पार्टिकल के लिए थी, जो श्रोडिंगर इक्वेशन। अब हम चाह रहे हैं कि इसमें पोटेंशियल भी ऐड हो जाए। तो इंक्लूजन ऑफ मोशन, अगर मोशन कर रहा है तो उसमें पोटेंशियल रीजन कहाँ होगा, पोटेंशियल कैसा होता है, पोटेंशियल होता है वी एक्स कोमा टी। इसको भी ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे, तो देखो हमारा एनर्जी तो ये आ रहा था, इसमें क्या कर दिया मैंने, पोटेंशियल भी ऐड कर दी, ये रहा पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो देखो ई बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी एक्स कोमा टी, ठीक है। अब क्या करा मैंने, वेव फंक्शन लगा दी, साई ऑफ एक्स कोमा टी से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, है ना। साई ऑफ एक्स कोमा टी, यहाँ भी साई ऑफ एक्स कोमा टी, यहाँ भी साई ऑफ एक्स कोमा टी, तो ठीक है। तो देखो एनर्जी को क्या लिख सकते हैं अपन, आयोटा एच का डेल वाई बाय डेल टी, तो आयोटा एच का डेल वाई बाय डेल टी साई एक्स कोमा टी माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई एक्स कोमा टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये कहाँ से आया, यहाँ से इसको सॉल्व किया, वी एफ एक्स कोमा टी एच टी से, यानी मोमेंटम का 2 बार लिख दिया, ये मोमेंटम है ना, इसको इसका डबल स्क्वायर है ना, तो 2 बार करती है इसको, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, टाइम के साथ में आ रही है, टाइम आ रहा है ना यहाँ पे टाइम, तो इसको क्या बोलेंगे, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इन 1 डायमेंशनल, ठीक है। तो कैसी होगी, देखो माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साई एक्स कोमा टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस का था, ये उधर चला गया, है ना, इधर आ गया, तो क्या बन गया, v माइनस, ये देखो इसको क्या लिख सकते हैं, वापस से एनर्जी लिख सकते हैं ना, तो E माइनस वी, ये देखो E माइनस वी
ब्रैकेट साई एक्स कोमा टी, ये हो गया वन डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक है, जो इक्वेशन हमने देखी थी वन डायमेंशन के लिए, वही हम थ्री डायमेंशन के लिए रखना चाह रहे हैं। तो थ्री डायमेंशन के लिए क्या होगा, जो पी वेक्टर है हमारा, पी वेक्टर को लिख सकते हैं आयोटा पी एक्स एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। तो आयोटा पी एक्स जे पी वाई के, आयोटा नहीं आई कैप है ना, ये आई कैप पी एक्स प्लस जे के पी वाई प्लस के पी जेड इक्वल टू एच कट आयोटा के एक्स प्लस जे के वाई प्लस के वाई के जेड है ना, के जेड। देखो फिर क्या करेंगे, साई ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा टी ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड, क्योंकि देखो ई की पावर क्या था, आयोटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी, ये ऐसा था है ना। तो देखो ये रहा, तो ये हमारा किस में आया, थ्री डायमेंशन में वेव फंक्शन आया। ठीक है, एनर्जी कैसे थी हमारी, पोटेंशियल के साथ, ये हमारी एनर्जी पोटेंशियल के साथ ये रही, साई ऑफ एक्स ऑफ टी लगाओ चारों तरफ, फिर उसके बाद में क्या कर दो, साई ऑफ एक्स इसको पी कैप के स्क्वायर को लिख सकते हैं, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर, और वी ऑफ एक्स, बाकी सब एज इट इज़ है ना, सब कुछ सेम है। ठीक है, अब देखो हमारा एनर्जी का ऑपरेटर कितना था, आयोटा एच कट डेल वाई बाय डेल टी, ये था एनर्जी का, और मोमेंटम का ऑपरेटर कितना था, माइनस आयोटा एच कट डेल वाई बाय डेल एक्स। ध्यान रखना ये दोनों ऑपरेटर यूज करने हैं किस में, श्रोडिंगर इक्वेशन में। ठीक, ये दोनों इक्वेशन यहाँ देखो, पी की जगह वैल्यू में रख दिया और ई की जगह वैल्यू रख दिया, तो ये एक इक्वेशन आ गई बड़ी सारी। इसको हम डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं डेल के फॉर्म में, इसको बोलते हैं अपन लाप्लासियन ऑपरेटर, डेल टू एक्स स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई। ये साई ऑफ आर कोमा टी, साई ऑफ आर कोमा टी, साई ऑफ आर कोमा टी, इसको मैंने क्या लिखा, कॉमन ले लिया, तो साई ऑफ आर कोमा टी, बाकी बचे हुए को क्या लिखा, डेल स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m चल ही रहा था, वी स्क्वायर चल ही रहा था। तो क्या किया मैंने, एक लाप्लासियन ऑपरेटर यूज किया, डेल स्क्वायर बराबर डेल टू स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर, ये वी स्क्वायर, देखो सही आर टी बाहर आ गया। तो कहना चाहते हैं कि ये जो बना ना हमारा अंदर का, जो अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो बचा, इसको बोलते हैं अपन एच, और इसको बोलते हैं अपन हैमिल्टन ऑपरेटर। ध्यान रखना नया वर्ड है, हैमिल्टन ऑपरेटर, यानी ये एक तरह का एक ऑपरेटर है जो जिस पे वेव फंक्शन ऑपरेट हो रहा है, ये ऑपरेटर है ना। जब ऑपरेटर इसके साथ पूरी कंबाइंड फॉर्म में आए ना, तो इसको क्या बोलते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, देखो इसको मैंने एच से डिनोट किया, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को किससे डिनोट किया, एच से, तो डायरेक्ट एच लिख दिया। तो एच बराबर हमें बता भी दिया कि एच बराबर क्या, ये ध्यान रखना, ये टर्म याद रखनी दिमाग में है ना, कि एच बराबर क्या होता है, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी आर वेक्टर कोमा टी वेक्टर। देखो वैसे तो क्या होता है, एच शाई बराबर होता है ई शाई। ठीक है, एच यानी डायरेक्ट हैमिल्टन ऑपरेटर लगा दो, एनर्जी निकल जाएगी। ठीक है, ये होता है इस इक्वेशन का मतलब। हमने अभी तक देखो टाइम के साथ में डिपेंडेंट देखी, टाइम पे डिपेंड कर रही है, कि टाइम पे कैसे डिपेंड करी, साई आर कोमा टी। अगर वो टाइम पे इंडिपेंडेंट करे, यानी जो हमारा जो पोटेंशियल है वो कैसा बन जाए, वी ऑफ आर बन जाए, और हमारा जो साई है, देखो साई फंक्शन ऐसे नहीं, ऐसे टू टी के रेस्पेक्ट में अलग नहीं होता है। साई को तोड़ने के लिए क्या करना है, साई ऑफ आर और फाई ऑफ टी, दो अलग अलग फंक्शन के फॉर्म में ब्रेक हो सकता है। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी प्रॉपर्टीज़ होती है, हमने पहले भी पढ़ी थी वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ में ये बात है। ठीक है, हमने देखो टाइम डिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे हमने टाइम डिपेंडेंट पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे टाइम इंडिपेंडेंट, जो समय पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो उसकी श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे होगी वो अपन डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो इसकी श्रोडिंगर इक्वेशन, देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको पोटेंशियल को चेंज करना पड़ेगा। फिर किसको चेंज करेंगे, तो सबसे पहले हमें पोटेंशियल को चेंज किया, देखो ये रहा, आर कोमा टी को क्या लिख दिया, वी ऑफ आर। फिर साई को चेंज किया, तो साई क्या हो गया, साई ऑफ आर और फाई। देखो ना ये वाला जो साई है ना, ये बनाना कैसे है, देखो बनाना नहीं आता लोगों को, देखो ऐसे करना है ना, ये घुमाना है, इसको ऐसे करना है, स्मॉल साई बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये है हमारा फाई, और किसके बराबर है, ये कैपिटल साई ऐसे बनता है, आर कोमा टी। तो ये तो अलग हो गया ना हमारा, आ गया ना टाइम टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा ना साई फंक्शन। तो बस ऐसे करना है, सिंपल सी इक्वेशन लिख दी पहले, जो इक्वेशन हमारी नॉर्मल इक्वेशन थी,
फिर इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो देखो आयोटा एच का डेल वाई बाय डेल टी, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, साई स्मॉल साई, देखो स्मॉल साई मैंने ऐसे बनाया है, यहाँ से ऐसे लेना, थोड़ा सा घुमा के फिर इसको लिखना है, ठीक है। दोनों जगह चेंज कर दिया, साई ऑफ आर कोमा टी यहाँ भी चेंज कर दिया, साई ऑफ आर कोमा टी यहाँ भी चेंज कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर प्लस वी ऑफ आर, इसकी जगह चेंज कर दिया, इसको एज इट इज़ लिखा, इसको चेंज कर दिया, ठीक है। चेंज करना आ गया, समझ में आ गया ये वाले साई कैसे चेंज किए हैं, यही समझने लायक है, चेंज करना ही एक तरह से, ठीक है। तोड़ना बता दिया, तोड़ने के बाद में क्या कर दिया, उसका जो हमारा साई ऑफ ये वाला था ना, स्मॉल साई ऑफ आर, इसको मैंने क्या कर दिया, नीचे ट्रांसफ़र कर दिया, तो उसको नीचे आ गया, माइनस एच कट स्क्वायर सब एज इट इज सब सेम आ गया, तो देखो बचा क्या हमारे पास, देखो एच कट अपॉन डेल वाई बाय डेल टी फाई ऑफ टी, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, एनर्जी की फॉर्म में लिख सकते हैं, हमने यही दिखा था, आयोटा एच कट डेल वाई बाय डेल टी को एनर्जी की फॉर्म में लिख सकते हैं, और फाई फाई तो दोनों सेम है तो हट भी सकते हैं, तो ये एनर्जी के फॉर्म में आ गया। तो अब क्या करेंगे, देखो आयोटा एच कट है, उसको नीचे भेज दिया, तो ऊपर जाएगा तो माइनस का आयोटा एच कट आ जाएगा, फाई इधर चला गया, तो डेल फाई बाय डेल टी, या डेल फाई बाय डेल टी अपॉन फाई ऑफ टी, और जो डी टी था इसको डी टी को मैंने उधर भेज दिया, ठीक है। तो एक बार डेरिवेटिव करोगे इसका, मतलब इंटीग्रल करोगे, इंटीग्रल करने पर यहाँ पे इंटीग्रल करोगे तो क्या आ जाएगा, फाई ऑफ टी, मेन हमारा फंक्शन मकसद क्या है कि हमें टाइम को हटाना है, तो फाई ऑफ टी का एक फंक्शन ले लिया, फंक्शन को डिफाइन कर लिया, अब इसको डायरेक्ट वहाँ रख सकते हो, ये क्या कर दिया, फाई ऑफ टी में एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, यानी इसको सॉल्व कर दिया हमने, किसकी मदद से, इसकी मदद से, ठीक है। इसकी मदद से करने के बाद में इसमें रख दिया, ठीक है। इसको एक बार वापस से देख लो, आयोटा एच कर 1/फाई ऑफ टी डेल वाई बाई डेल टी, फाई ऑफ टी इक्वल टू एनर्जी के इक्वल है, ठीक है। मैंने क्या किया, डी टी को उधर भेज दिया, आयोटा एच को नीचे भेज दिया, तो क्या बचा, डेल फाई बाई डेल टी अपॉन फाई ऑफ टी माइनस आयोटा ई अपॉन डेल वाई बाई डेल टी, फिर इसका क्या किया मैंने, इंटीग्रल कर लिया, इंटीग्रल करने के बाद में क्या हो गया, डेल फाई बाई डेल टी इधर बच गया, यानी 1/x का क्या हो गया, लोग एक्स आ गया ना, तो लोग को इधर भेजा तो क्या आ गया, ई की पावर में चला गया, तो ई की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच का, ठीक है। ये हमारा फाई है, अब फाई की वैल्यू कहाँ रखेंगे, एक बार यहाँ रखेंगे, यानी इसको तो पूरा मैंने एनर्जी ही लिख दिया डायरेक्ट, है ना। यहाँ फाई कहाँ है, यहाँ पे फाई नहीं है, तो बस डायरेक्ट यहाँ पर साई आ गया, और सिंपल सी बात है, जो हमारा फाई फंक्शन उसको डिफाइन भी कर दिया, अगर फाई को अगर चेंज करना तो हमने डिफाइन भी कर दिया, तो हमारा मेन फिजिकल सिग्निफिकेंस एनर्जी का क्या आया कि हमारा जो साई ऑफ आर कोमा टी है ये किसके बराबर होगा, स्मॉल साई ऑफ आर के, और किसका, और क्या आएगा, फाई ऑफ आर, यही था, ऐसे तरह से तोड़ा था ना। अब इस फाई ऑफ आर की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, ई की पावर माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच कट, तो ये किस फॉर्म में आ गया, एनर्जी की फॉर्म, माइनस आयोटा ई टी अपॉन एच कट, ये इस फॉर्म में आ गया। तो डायरेक्ट इसमें क्या लिख दिया, हम फिजिकल सिग्निफिकेंस देखना चाहते हैं एनर्जी की, तो एनर्जी की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि साई ऑफ आर कोमा टी को मैंने तोड़ दिया, ये रहा साई ऑफ आर कोमा टी को मैंने तोड़ दिया, क्या स्मॉल साई ऑफ आर ई की पावर आयोटा ई टी अपॉन एच कट, ठीक है। अब देखो साई ऑफ आर टी आ गया, साई ऑफ आर टी को उसमें रख भी सकते हो आप, इक्वेशन में रख भी सकते हो ना, कि साई ऑफ आर टी कैसे आया, कैसे इसको सॉल्व किया, तो देखो ये क्या है हमारा उधर वाला, यानी एल एच एस है, ये एल एच एस को सॉल्व किया, एल एच एस की वैल्यू निकाली, ये एनर्जी के इक्वल आ गई, यानी ये वाली जो टर्म है ना हमारी, ये जो टर्म बची ये किसके इक्वल दिख रही है तुम्हें, एनर्जी के इक्वल, देखो दोनों इक्वेशन बराबर है, इसको अपन आइगन इक्वेशन भी बोलते हैं। जैसे देखो कोई ए है, ए ऑपरेटर किसी साई फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, ई शाई, ए शाई बराबर ई शाई, यानी आप कोई ऑपरेटर यूज करो किसी वेव फंक्शन पे, वेव फंक्शन सेम होना चाहिए ना, एनर्जी निकल के आएगी, तो टोटल एनर्जी ऑफ दिस ऑपरेटर आयोटा एच का डेल वाई बाय डेल टी इज आइगन वैल्यू इक्वेशन, इसको बोलते हैं अपन आइगन वैल्यू इक्वेशन, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, उसमें पाए जाने की प्रायिकता, उस वेव फंक्शन में पाए जाने की प्रायिकता का मोड स्क्वायर, देखो पी बराबर क्या हो गया, साई ऑफ आर कोमा टी का मोड स्क्वायर, यहाँ पे साई ऑफ आर टी क्या है, स्मॉल साई ऑफ आर, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट है। तो ये था हमारा मेन मकसद किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ये इक्वेशन किसकी है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ये हमारी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम जो हमारे सामने एक मुख्य वर्ड आया, एक शब्द आया जिसको बोलते हैं अपन साई आर कोमा टी, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सबसे पहली बात, फर्स्ट ऑर्डर इन टाइम डेरिवेटिव, इक्वेशन इन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, मतलब इक्वेशन मान सकते हो जो हमने श्रोडिंगर इक्वेशन बनी ना, जो हमने क्या बनाई थी, श्रोडिंगर इक्वेशन बनाई थी,
उसकी प्रॉपर्टीज़ भी मान सकते हो, श्रोडिंगर की प्रॉपर्टी भी मान सकते हो उसको। श्रोडिंगर कैसा होना चाहिए, टाइम का फर्स्ट डेरिवेटिव होना चाहिए, पहली बात तो ये होना चाहिए, टाइम फर्स्ट ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव होना चाहिए, यानी t इक्वल टू 0 करने पर साई ऑफ आर कोमा टी अगर कैलकुलेटेड है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर t बराबर 0 पर कोई वेव फंक्शन हमें पता है तो हम टाइम t बराबर यानी फ्यूचर की बात भी कर सकते हैं। अगर प्रेजेंट की बात पता है, हमें शुरुआत नहीं हुई है, तो ये वेव फंक्शन कहाँ t टाइम पे क्या वैल्यू आएगी वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किससे, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन टाइम डेरिवेटिव। पहली प्रॉपर्टी तो ये। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन होने चाहिए। क्या होनी चाहिए, लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। स्पेशल ऑर्डर एक जो लीनियर ऑर्डर डिफरेंशियल, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर, तो ऐसे फर्स्ट ऑर्डर में होनी चाहिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, डेल स्क्वायर साई ऑफ आर टी है ना कि डेल साई स्क्वायर आर टी है ना। क्या बात करी थी मैंने, ये वाली डेल स्क्वायर साई ऑफ आर कोमा टी, ये होगा तो क्या होगा, सुपर पोजिशन हो पाएगा। और सुपर पोजिशन ही है हमारा किसका फंक्शन, साई। साई कब बनता है, जब सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का फॉलो करता है, ठीक है। और ये देखो, ये कभी नहीं बताया मैंने डेल साई स्क्वायर ऑफ आर टी, ये ऐसा कभी नहीं होता है ना। तो क्या क्या बताए थे मैंने, दो इक्वेशन बताई थी, एक तो लीनियर इक्वेशन होती है और क्या बताई थी, एक फर्स्ट ऑर्डर इन टाइम डेरिवेटिव टी। अब और क्या चीज़ बताई थी, एक होमोजीनियस इक्वेशन बताई थी कि ये प्रोबेबिलिटी की मान सकते हो, इसको आप प्रोबेबिलिटी भी मान सकते हो। होमोजीनियस इक्वेशन यानी साई ऑफ आर कोमा टी का मॉड स्क्वायर डी वी, यानी वैल्यू किस पर डिपेंड नहीं कर रही, वैल्यू टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही, वैल्यू इज़ नॉट डिपेंड ऑन टाइम। इसका जो आंसर आएगा ना वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर पा रहा है, उसको क्या बोलते हैं अपन, होमोजीनियस इक्वेशन। और क्या होता है, जो वेव फंक्शन होगा वो प्लेन वेव फंक्शन होगा। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, जो मैंने श्रोडिंगर इक्वेशन लिखवाई थी दो, एक टाइम इंडिपेंडेंट एक टाइम डिपेंडेंट, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, प्लेन वेव सॉल्यूशन होगा। प्लेन वेव सॉल्यूशन यानी ये वाला जो मैंने बताया था, ए ई की पावर आयोटा ई टी अपॉन ई टी माइनस साई ऑफ आर टी, ये वाला जो प्लेन वेव में है उसको क्या बोलेंगे, प्लेन वेव सॉल्यूशन या प्लेन वेव फंक्शन, ठीक है। जो वेव फंक्शन आया था उसकी फिजिकल इंपॉर्टेंस क्या क्या है, सिंपल सी बात है, जो वेव फंक्शन आता है साई ऑफ आर कोमा टी, ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी कैसे, इसमें आयोटा आता है ना। इसका कोई डायरेक्ट अर्थ नहीं है, जो डायरेक्ट मीनिंग है वो नहीं है। तो किस फॉर्म में आएगा, कॉम्प्लेक्स में। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी में तोड़ेंगे। जैसे हमारा साई स्टार यानी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आर कोमा टी साई ऑफ आर कोमा टी का मॉड है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, साई ऑफ आर कोमा टी का मॉड का स्क्वायर। यह वैल्यू जो होती है ना, ये रियल भी होती है और पॉजिटिव वैल्यू भी होती है, इसलिए साई ऑफ आर कोमा टी के मॉड स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है ना, क्योंकि वो रियल और पॉजिटिव वैल्यू होती है। इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं अपन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब हम अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी, किसी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, तो पॉजिटिव वैल्यू होगी प्रोबेबिलिटी, और क्या होगी, रियल होगी। प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती है, और दूसरी बात है वो कॉम्प्लेक्स में नहीं होती है, उसका कोई रियल वैल्यू होती है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली, पी बराबर साई ऑफ आर कोमा टी का मॉड स्क्वायर। तो देखो हमने क्या किया, पी ऑफ आर कोमा टी डी वी, दोनों तरफ डी वी लगा दिया, डी वी से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ मैंने डेरिवेटिव जो वॉल्यूम के रूप में लिखा दिया, ठीक है। तो हमारा जो साई ऑफ आर टी ये क्या है, एक तरह का प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है कि उसका एम्पलीट्यूड कितना है। तो हमारा जो वेव फंक्शन है उसका कोई इंपॉर्टेंट रोल होता है, इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती है जिसको अपन वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, अगर वेव फंक्शन साई ऑफ आर कोमा टी में है तो ये इट इज़ नॉट इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट नहीं होता, यानी इसको आप मान सकते हो कि ये कोई, इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता है। जबकि फिजिकल मीनिंग क्या होता है, साई ऑफ आर कोमा टी, जो कि एक तरह का प्रोबेबिलिटी डिफाइन करता है, यानी इट इज़ नॉट इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट नहीं होता। इससे इट इज़ 1 और 100, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 और 100 होती है, ठीक है। और जो साई ऑफ आर कोमा टी ये हमारा सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, यानी एक वेव फंक्शन लगाया उसकी एक एनर्जी निकल के आनी चाहिए, यानी एक एम्पलीट्यूड आना चाहिए, उसका कोई दो एम्पलीट्यूड नहीं होने चाहिए, ठीक है। सिंगल वैल्यूड होने चाहिए, एक मान ही फलन होना चाहिए, एक वैल्यू ये दे रहा है तो एक वैल्यू ही देनी चाहिए, ठीक है। ये तो होती है हमारी वेव फंक्शन से जुड़ी कुछ बातें, वेव फंक्शन को समझने का तरीका। अब हम बात करते हैं कि कोई भी वेव फंक्शन है उसको नॉर्मलाइज करने का मतलब क्या है। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है, उस कंडीशन को फॉलो करना है, उस कंडीशन को सेटिस्फाई भी करना है। तो अब हम पहले नॉर्मलाइजेशन कंडीशन पढ़ेंगे,
फिर उसको एक 1D बॉक्स यानी 1 डायमेंशनल बॉक्स का नॉर्मलाइजेशन करना भी सीखेंगे एक एग्जाम्पल की फॉर्म में, है ना। तो सबसे पहले क्या दिखेंगे अपन, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन का नॉर्मलाइजेशन देखते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी अपने डिफाइन कर दी आर कोमा टी डी वी साई ऑफ आर कोमा टी का मॉड स्क्वायर डी वी, ठीक है। इसकी यानी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होनी चाहिए, यानी इसका इंटीग्रल किसके बराबर होना चाहिए, 1। यानी ये इधर चला गया, डी वी इधर चला गया तो इंटीग्रल लग गया ना, तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी होगी, 1। यही बात है कि वो पूरे स्पेस जो हमारा बनाया है, फेज स्पेस बनाया है, उसके अंदर उसके पाए जाने की प्रायिकता कितनी होनी चाहिए, 1। तो यही है इंटीग्रल ऑल स्पेस में साई ऑफ आर कोमा टी का मॉड स्क्वायर डी वी इक्वल टू 1 नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। और अगर 1 डायमेंशनल है उसका वेव फंक्शन क्या होगा, ये तो देखो डी वी यानी तीनों दिशाओं में है, 3 डायमेंशन है। 1 डायमेंशन में क्या होगा, माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट साई ऑफ एक्स कोमा टी मॉड स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे आर था, यहाँ पे डी एक्स आ गया, एक्स में आ गया, वाई में हो गया, जेड में हो गया ऐसा। और एक्स डिफाइन कहाँ से कहाँ है, एक्स माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट बिटवीन प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1। जो वेव फंक्शन उस लाइन में डिफाइन है उसमें क्या होगा, उसकी पाए जाने की प्रायिकता 1 होगी, पाए जाने की प्रायिकता होगी ही होगी, यानी वो वहाँ वेव फंक्शन पाया जाएगा ही जाएगा। यानी अब क्या चीज़ समझा रहे, 1 डायमेंशन बॉक्स का हम नॉर्मलाइजेशन करना सीख रहे हैं कि 1 डायमेंशनल बॉक्स का नॉर्मलाइजेशन कैसा होता है। देखो हम बात करें 1 डायमेंशनल बॉक्स का नॉर्मलाइजेशन, तो ये थी हमारा क्या, इसको क्या बोलते हैं अपन, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, ठीक है। तो साई ऑफ आर एक्स कोमा टी को क्या लिख सकते हैं, ए की पावर आयोटा पी एक्स माइनस ई टी, ये वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन, ठीक है। और जो हमारा जो 1 डायमेंशन बॉक्स है माइनस एल बाई टू से एल बाई टू, ये 1 डायमेंशन बॉक्स है, ये माइनस एल बाई टू से एल बाई टू है और इनफाइनाइट तक ये बहुत बड़ी दीवार है ना ऊपर तक, इसके अंदर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है एम मास का, ठीक है। तो माइनस एल बाई टू से एल बाई टू इंटीग्रल माइनस एल बाई टू से एल बाई टू साई ऑफ आर कोमा टी डी एक्स इक्वल टू 1। साई ऑफ आर कोमा टी को लग सकते हैं अपन, फिजिकल इंपॉर्टेंस थी क्या थी, एक उसका और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इनके बारे में लिख दिया। तो इसका देखो साई स्टार करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी जगह क्या ले जाएगा, ई की पावर माइनस आयोटा आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई की पावर आयोटा, सिंपल सा रूल है। तो क्या लिखा, माइनस एल बाई टू से एल बाई टू ए स्टार ई की पावर माइनस आयोटा पी एक्स माइनस ई टी, ए स्टार ए ई की पावर आयोटा पी एक्स माइनस ई टी डी एक्स, ये मैंने बताया था। अब देखो ई की पावर आयोटा एक्स और ई की पावर एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, दोनों दोनों कैंसिल होगी, क्या हो गया, ई की पावर 1 हो गया, 1 आंसर आ गया। तो ए स्टार ए क्या हो गया, मॉड ए स्क्वायर डी एक्स, लेंथ कितनी हो गई एल, देखो लिमिट भी अप्लाई कर दी, एल इक्वल टू 1, तो ए बराबर क्या गया 1 बाई रूट टू रूट एल, ठीक है। अगर वो बॉक्स 3D में है, यानी ए जो है ना हमारा, ये देखो सुनो एक मिनट, इससे पहले ए जो वैल्यू है हम उसके क्या वेव फंक्शन में वापस रख दे, वेव फंक्शन कहते हैं साई ऑफ एक्स कोमा टी बराबर ए ई की पावर आयोटा क्या दिखा था, पी एक्स माइनस ई टी, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन रूट एल की पावर आयोटा पी एक्स माइनस ई टी, ठीक है। ये रहा, ये वेव फंक्शन आ गया। 3 डायमेंशन में देखना, 3 डायमेंशन में क्या कर देंगे अपन, ये देखो एल का क्या हो जाएगा, क्यूब आ जाएगा, साई आर कोमा एक्स की जगह आर कोमा टी आ जाएगा, ई की पावर आयोटा पी डॉट आर, पी क्या हो गया, पी एक्स आई के प्लस पी वाई जे के प्लस पी जेड के कैप, यहाँ पे क्या आ जाएगा ई एज इट इज टी, आर का क्या हो गया, आर वेक्टर बराबर क्या हो गया, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप, यानी 3 डायमेंशन में हो गया, 1 डायमेंशन का था। ये था 1 डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स या 3 डायमेंशन पोटेंशियल बॉक्स था, ठीक है। अब हम यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ, फिर आगे चलते हैं अपन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी और कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है, ये बताया था, कॉन्जुगेट और सिंपल वाला, इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं मॉड आर कोमा टी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकल गई। करंट डेंसिटी को एस से दिखाते हैं, एस आर कोमा टी माइनस आयोटा एच कट अपॉन 2m ब्रैकेट साई स्टार आर कोमा टी डेल साई आर टी, यहाँ पे देखो साई स्टार डेल साई और यहाँ पे साई डेल साई स्टार, है ना, ये होता है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, ठीक है। अब है इसको सॉल्व करना, हम पहले क्या निकालेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये सबसे पहले इस इक्वेशन को बोलते हैं अपन श्रोडिंगर इक्वेशन, किसमें, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन आयोटा एच कट, देखो फिर ये क्या हो गई, इसको बोलते हैं अपन श्रोडिंगर इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट
टाइम डिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट। अब देखो क्या किया मैंने, इस इक्वेशन लिया, एक इक्वेशन तो ये रही नॉर्मल वाली, एक स्टार वाली, है ना, एक नॉर्मल एक स्टार वाली, दोनों को इसको मल्टीप्लाई किया मैंने साई स्टार से, यानी इस तरह से इक्वेशन नंबर 1 को लेफ्ट से, इक्वेशन नंबर 1 को लेफ्ट से साई स्टार से मल्टीप्लाई किया। तो देखो आयोटा एच कट साई स्टार डेल साई बाई डेल टी, इधर से साई स्टार इधर गया ना, इधर से मल्टीप्लाई किया मैंने। इस इक्वेशन थोड़ा समझना और कॉम्प्लेक्स है ना। क्या किया मैंने, इधर से साई स्टार से मल्टीप्लाई किया, इधर भी साई स्टार आ गया, इधर भी साई स्टार आ गया। तो क्या इक्वेशन बन गई, आयोटा एच कट साई स्टार डेल साई बाई डेल टी माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, इधर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ क्या आ गया साई स्टार डेल स्क्वायर साई प्लस वी। देखो पोटेंशियल है बाहर, कांस्टेंट है बाहर आ सकता है ना, तो साई स्टार साई आ गया। ये तो इक्वेशन बनी 3। अब इस इक्वेशन में करेंगे, इस इक्वेशन में क्या करेंगे हम, किधर से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे साई से, तो साई से मल्टीप्लाई किया, आयोटा एच कट साई डेल साई बाई डेल टी, स्टार वो डायरेक्ट वाला था, साई आ गया, यहाँ पे साई, देखो देखो पोटेंशियल है बाहर आ गया तो क्या बन गया साई। अब देखो इक्वेशन नंबर 3 बची, इक्वेशन नंबर 4 बची, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में से माइनस करना है, यानी इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3। और ध्यान रखना साई स्टार साई को अपन साई स्टार भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें, है ना। तो इक्वेशन 4 माइनस 3 करेंगे, है ना पहले। तो पता चल गया इक्वेशन 4 क्या है, इक्वेशन 3 क्या है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो करते हैं माइनस, उसको देखो। तो इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को माइनस किया और जो कॉमन आ रहा था उसको मैंने कॉमन ले लिया, इधर आयोटा एच कट कॉमन आ रहा था, इधर माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m कॉमन आ रहा था। अब क्या किया, देखो आयोटा एच कट, इसको क्या ले सकते हैं अपन, देखो साई स्टार डेल साई अपॉन डेल टी प्लस साई डेल साई अपॉन डेल टी, इसको क्या लिख दिया कमाइन फॉर्म में लिख दिया डेल साई स्टार अपॉन डेल टी माइनस एच कट स्क्वायर, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया डेल कॉमन ले, डेल बाहर ले लिया, तो डेल डॉट साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो आयोटा एच कट उसको मैंने नीचे भेज दिया, तो डेल बाहर आ गया, आयोटा एच कट डेल, एक और डेल आ गया ना, एक सेकंड, हाँ ठीक है। ये देखो ये डेल यहाँ नहीं आएगा, ये एक डेल हटाओ, ये डेल नहीं आएगा यहाँ पे, नहीं सॉरी आएगा, हम इसको क्या करेंगे, नहीं सही है डेल नहीं आएगा ना। अब देखो यहाँ पे क्या है आयोटा एच कट, इस पूरे इक्वेशन को लिख सकते हैं आयोटा एच कट, और इस इक्वेशन को पूरे को मिला के लिख देंगे अपन एस, इसको एस बोल देंगे ना पूरे कंप्लीट को, और ये डेल है माइनस का माइनस एज इट इज आएगा, इसको क्या बोलेंगे अपन पी, इसको बोलेंगे जो ये दोनों पी और एस कहाँ से आए, पहले जो इक्वेशन हमने देखी थी ना, कौन सी इक्वेशन देखी थी, एक सेकंड में बता देता हूँ कौन सी इक्वेशन देखी थी, ये वाली, ये पी है ये एस है ना। एस को क्या लिखना है आयोटा एच कट, ये पूरा इक्वेशन को लिख देंगे एस को, ये देखो एस तो मैंने पूरा ये लिख दिया, डेल बाहर आ गया पूरा एस बन गया, तो ये एस बन गया, और इधर देखो माइनस का इधर गया तो क्या हो गया प्लस का, तो डेल पी अपॉन डेल टी, ये होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, तो क्या आ गया डेल पी अपॉन डेल टी प्लस डेल डॉट एस इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम ये होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये इक्वेशन एग्जाम में पूछी जाती है, इक्वेशन जो है 5 नंबर में आती है 5 मार्क्स में, एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मार्क्स। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी आई थी, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, जो प्रोबेबिलिटी बनती थी, प्रोबेबिलिटी का कंजर्वेटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, उसका फुल लेंथ प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, नहीं उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, 1 या 100%। तो इंटीग्रल वी डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू डी वी, जो इक्वेशन थी ये वाली, जो कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो थी, इस इक्वेशन का करेंगे इंटीग्रल, तो क्या करेंगे इंटीग्रल डेल पी अपॉन डेल टी डेल वी प्लस इंटीग्रल वी डेल एस डी वी। ठीक है, ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रल करेंगे वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, और लगाएंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट एस डी वी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एस एस वेक्टर डॉट डी ए, और देखो डेल पी अपॉन डेल टी, इसको मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रल आ गया पी डी वी एस डी, इस इक्वेशन को चेंज किया किससे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से। इस इक्वेशन को कैसे चेंज किया, डेल डॉट एस डी वी इंटीग्रल वी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एस एस वेक्टर डॉट डी। ठीक है, ये देखो माइनस डेल वाई बाई डेल टी इंटीग्रल वी पी डी वी इक्वल टू इंटीग्रल एस डी ए कहाँ से आया, इसको इसमें चेंज करने के लिए किससे थे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से। अगर ये वाली इधर वाला इक्वेशन अगर 0 हो जाए, पूरे
पूरे कंटूर के लिए, पूरे कंटूर इंटीग्रल के लिए अगर ये 0 हो जाए तो हम मानते हैं माइनस डेल वाई बाई डेल टी इंटीग्रल वी पी डी वी इक्वल टू 0। अब देखो डी वाई बाई डी टी इधर जाएगा तो किसमें कांस्टेंट की फॉर्म में आएगा, एक कांस्टेंट की फॉर्म में आएगा तो पी को क्या लिख सकते हैं अपन वापस से साई स्टार साई डी वी कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कोई वैल्यू 1 है, इसी को बोलते हैं अपन नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। थोड़ा कंजर्वेशन हुआ, इसका कंजर्वेटिव फॉर्म में है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, अब हमारा जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये 5 मार्क्स में एग्जाम में आता है। ठीक है, यह है बाउंड्री एंड कंटिन्यूटी कंडीशन ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन की बाउंड्री और कंटिन्यूटी इक्वेशन कैसे होती है। ठीक है, पहली और सिंपल है कि जो साई ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड और कोमा टी है, ये पूरा एक अलग है, ये अलग है। तो साई ऑफ एक्स कोमा टी कोमा वाई कोमा जेड, ये सिंपल सी बात है। तो सबसे पहली बात, ये सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, इसकी जो वैल्यू वो सिंगल वैल्यू पे एक मानी फलन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, ये फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आनी चाहिए, यानी साई स्टार साई डीवी या तो 0 से 1 के बीच में कहीं भी होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी तो यही कहती है ना कि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में कहीं भी हो सकती है। दूसरी बात, जो हमारा जो वेव फंक्शन है साई, और जो डेल साई बाई डेल एक्स की फॉर्म में है, फिर वाई की फॉर्म में है, फिर जेड की फॉर्म में, तीनों हो जाए ना, डेल साई बाई डेल, ये सब क्या होने चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए। जबकि इसके डबल डेरिवेटिव कंटिन्यूस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन फाइनाइट तो जरूर होंगे ही होंगे, है ना। वी ऑफ आर डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव है ना, वो कंटिन्यूस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर वो पॉसिबिलिटी है उनकी, पॉसिबल है कि होने ही होने चाहिए, कब, अगर कंटिन्यूस है तो ये होने ही होने चाहिए, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी फाइनाइट तो होंगे ही होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी बाउंड्री पर इनफाइनाइट होती है, तो वेव फंक्शन कितना होगा, 0 होगा। अगर देखो ये ऐसे है, ठीक है, ये इनफाइनाइट है, क्या है इनफाइनाइट, पोटेंशियल एनर्जी किस पे, बाउंड्री पे, ये इसकी बाउंड्री है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, इनफाइनाइट। तो इसका वेव फंक्शन क्या होगा, ये वेव फंक्शन का कर्व बनाते हैं, तो वेव फंक्शन यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, और सबसे ज़्यादा पाए जाने की प्रायिकता कहाँ होगी, इसका सेंटर में, यानी यहाँ पे सबसे पाए जाने की प्रायिकता सबसे मैक्सिमम है ना। ठीक है, और अगर x इक्वल टू 0 है, यहाँ पे ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू माना मैंने l लेंथ का है, तो 0 पे है, तो 0 पे पोटेंशियल कितना हो गया, इनफाइनाइट, तो वेव फंक्शन कितना हो जाएगा, 0। अगर पोटेंशियल अगर इनफाइनाइट है तो वेव फंक्शन कितना होगा, 0। और x इक्वल टू 0 पर जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, इनफाइनाइट। ये हम बात कर रहे हैं ओनली 1 डायमेंशनल बॉक्स की। ठीक है, तो ये कुछ खास बातें थी इस चैप्टर में। चैप्टर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको बोलते हैं अपन श्रोडिंगर इक्वेशन। ये चैप्टर नंबर 2 यूनिट 1 का यहाँ कंप्लीट हुआ। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, किस किस पे, श्रोडिंगर इक्वेशन पे बेस क्वेश्चन आएगा, नॉर्मलाइजेशन पे बेस क्वेश्चन आएगा, कंटिन्यूटी कंडीशन, वेव फंक्शन पे। वेव फंक्शन को समझना बहुत डिफिकल्ट है, इसको वेव फंक्शन को अच्छे से समझना, उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये क्लास यहीं समाप्त होती है। अब नेक्स्ट जो क्लास है हमारी वो यूनिट 2 पे आएगी। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है, सेकंड यूनिट पे आएगी। वो सेकंड यूनिट का अपन चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, उसमें ऑपरेटर्स के बारे में समझेंगे, है ना, ऑपरेटर्स क्या क्या होता है। ठीक है, ओके, धन्यवाद, राधे राधे।